मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने पॉलिटी के एक नए चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक, अपनी पिछली क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट को देखा, ठीक, कि क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है राष्ट्रपति का, क्या उसकी भूमिका होती है, ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में किस प्रकार उसका वर्णन है, उसकी स्थिति कैसी है, संविधान का स्थान भारतीय संविधान में किस प्रकार का है, उसको कितनी प्रकार की शक्तियां और किस किस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, वह सामान्य परिस्थितियों में उसकी कौन सी शक्तियां हैं, आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी चीजों का जो है वह कब किस परिस्थिति में प्रयोग कर सकते हैं और उनकी भूमिका क्या है। इन सारी चीजों पर बड़े विस्तार से हमने राष्ट्रपति के चैप्टर पर चर्चा की। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे पहले जो हम उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट करें। उपराष्ट्रपति की चर्चा सबसे पहले जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है, जिसमें लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इंडिया हैज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, देखिए, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? इंडिया ने जो वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन लिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिलता जुलता इनका पद है। ठीक, हमने अमेरिका की उपराष्ट्रपति को देखकर हमने अपने यहाँ राष्ट्रपति का प्रावधान किया, परंतु अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में कुछ समानताएं तो चूंकि होंगी ही जब हमने वहां से पद लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भिन्नताएं भी हैं, यानी कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो कौन सा मेजर डिफरेंस है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट में, अभी हम उसको आगे समझेंगे। तो पहली चीज क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इंडिया हैज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, इसी प्रकार अनुच्छेद 64 में एक चीज लिखी गई है जिससे उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका, उसका कार्य क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, उसका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना। द मेन रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू बी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि उसका मुख्य कार्य क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। ठीक, यानी कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन रूप से, यानी एक्स ऑफिशियो, पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिशियो। अगर इसको और सरल हिंदी में अगर हम आए, इसका अर्थ समझे, इसका तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो स्वतः राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। यानी जिस भी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, जो भी उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। जैसे भी हम प्रधानमंत्री का जब चैप्टर आएगा तो हम चर्चा करेंगे कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा, ठीक, वो ऑटोमेटिक जो है नीति आयोग का अध्यक्ष हो ही जाएगा। जैसे पहले योजना आयोग चलता था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक, यानी स्वतः उसको राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट में इंडिया का मेन वर्क है, मेन जॉब है, वो राज्यसभा का सभापतित्व करना है। ठीक, इस समय वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक, तो जब भी आप राज्यसभा की मीटिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेयर पर जब मुख्य पीठासीन वो होते हैं, तो सभापति जब चेयर पर होते हैं तो श्री वेंकैया नायडू जी होते हैं, है ना। तो देखिए, है वो उपराष्ट्रपति, लेकिन संविधान में उनका जो मेन रोल है राज्यसभा के सभापति का, उपराष्ट्रपति का, वो क्या? राज्यसभा का सभापतित्व करना, अर्थात राज्यसभा की समस्त कार्रवाई का संचालन करना। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लोकसभा का संचालन करता है, एज इट इज उसी प्रकार से संसद के सदन राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। ठीक, उसकी अध्यक्षता करते हैं, उसका
संचालन करते हैं, कौन किस प्रश्न किस नंबर का है, किसका समय है, कितना समय दिया जाए किसी को बोलने के लिए, सारी मीटिंग को कंडक्ट करवाते हैं, वोटिंग करवाते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे लोकसभा में स्पीकर वो काम करते हैं, सेम एज इट इज वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। तो जब वो राज्यसभा में सभापति के रूप में होते हैं तब वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके इतर उनको उपराष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। ठीक, तो आर्टिकल 64 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। आर्टिकल 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। ठीक, यानी चेयरमैनशिप संभालनी है उनको, ठीक, राज्यसभा की। ये है उनका मेन कार्य, आर्टिकल 64। तो 63 में क्या बात हुई? 63 में बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोला गया इनका मेन काम, इनका मुख्य कार्य राज्यसभा का सभापतित्व करना है। ठीक, हालांकि राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो आपको पता है हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, राष्ट्रपति की जब मृत्यु होगी तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराना आवश्यक है। बिल्कुल एज इट इज उपराष्ट्रपति के लिए भी है कि अगर उपराष्ट्रपति का जब भी पद किसी वजह से रिक्त हुआ, ठीक, हमने चर्चा की थी राष्ट्रपति का पद किन किन वजहों से रिक्त हो सकता है। एक तो वह स्वतः त्याग पत्र दे दे अपनी इच्छा से, है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक, या फिर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या फिर उनको महाभियोग के द्वारा आर्टिकल 61 में जो महाभियोग की प्रक्रिया उसके द्वारा अगर उनको हटा दिया जाएगा तो भी इन तीनों स्थितियों में जब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक, तो आर्टिकल 65 यही बोलता है कि राष्ट्रपति की अपने पदावधि के दौरान यानी अपने ऑफिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट की कहीं पर आकस्मिक मृत्यु कभी किसी परिस्थिति में हो जाती है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। तो आर्टिकल 65 क्या बोलता है देख लेते हैं, है ना। आप लोग कॉपी बना के नोट्स वाइज सारी चीजों को जितनी मैंने क्लासेस पढ़ा रहा हूं एक पॉलिटी की अलग कॉपी बना लीजिएगा और नोट्स पूरे बनाते चलिएगा, फंडामेंटल राइट से लेकर पूरा ऐसे तक। ठीक, इससे क्या होगा कि जब एग्जाम टाइम आएगा और आप उसका रिवीजन करोगे तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो आप बनाते रहेंगे और आप जब लिखते हैं तो उसको आपको और अच्छे से वो चीजें कंठस्थ होती रहती हैं। ठीक, यानी आपका रिवीजन बहुत अच्छा रहता है, आपके लिए मजबूत होता रहता है। तो आर्टिकल 65 क्या बोलता है? आर्टिकल 65 बोलता है कि भाई राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के दौरान राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु के दौरान, ठीक, आकस्मिक मृत्यु या उनकी अनुपस्थिति में भाई किसी भी प्रकार से पद रिक्त हो सकता है ना। मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई है। अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालना, ये उपराष्ट्रपति का दायित्व है, कार्यभार संभालना। ठीक, तो ये जो है उपराष्ट्रपति का एक और मेन दायित्व है आर्टिकल 65 के अनुसार। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से दिया गया है ना। तो जाहिर सी बात है समानताएं होंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट भिन्नता है ना, डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिफरेंट ऑन सम पॉइंट्स वेदर वी आर कंपेयरिंग देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक, वो क्या है? उपराष्ट्रपति से अमेरिका की तुलना करने पे यहीं पर आ जाता है। देखिए भारत में मानिए भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष।
डेट से वो अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, उस दिन से लेकर जब तक वो पद पे बने थे 5 साल का कार्यकाल होता है। अब ऐसी परिस्थिति में मानिए राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, या फिर राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया, या किसी भी प्रकार से उनका पद रिक्त हो गया, ठीक। तो अब मानिए 5 साल का कार्यकाल होता है और 2 साल बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, ठीक। अब 3 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति का बचा है। भारत में 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पोस्ट पर उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। लेकिन जैसे ही चुनाव होकर नए राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति वापस अपनी उपराष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में मानिए अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उनका पद मानिए 4 साल का कार्यकाल वहां पर होता है, और 1 साल या 2 साल बाद मानिए मृत्यु हो गई, और अभी 2 साल का पूरा कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का बाकी है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए, रेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो शेष कार्यकाल बचा रहेगा, वो पूरे पीरियड तक के लिए फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये तभी तक रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर नहीं आ जाता। क्लियर? तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला हम आते हैं आर्टिकल 66 पे। आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। इलेक्टोरल कॉलेजियम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई कौन कौन होता है इनके निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाई कौन कौन होता है, ठीक। तो आर्टिकल 66 इसकी बात करता है, कौन कौन होता है, उनका चुनाव किस रीतियों से जो है होता है। तो आर्टिकल 66(1) जो है वो बताता है निर्वाचक मंडल। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और इसमें एक भिन्नता होती है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने जब देखा था आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेजियम था उसमें कौन कौन लोग थे, फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, कंपैरेटिव पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। जब आप पॉलिटी को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, ज्योग्राफी को पढ़ें, तो पढ़ाई हमेशा कंपैरेटिव होनी चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन। जब आप कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो फिर आपका रिवीजन बड़ा अच्छा होता है और आपके पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग होते चले जाते हैं, ठीक। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें कौन कौन थे, संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के निर्वाचित सदस्यों को उसमें यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ कौन होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, संसद के दोनों सदनों के, मैं निर्वाचित लिख गया, सॉरी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक। इसमें जो है
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, वो एक्चुअली राष्ट्रपति मैं आपको कंपेरेटिव में पढ़ा रहा था, तो गलती से वही मुंह से निकल के लिख दिया। तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा सभी सदस्य होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक, वहां पर कौन थे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, यहाँ पे सभी सदस्य। क्यों, हमने डिस्कस किया था। देखिए वहां पर क्या है, चूंकि अब तो एंग्लो इंडियन का समाप्त हो चुका है, ठीक, आर्टिकल 104 के द्वारा। पहले आर्टिकल 331 में एक क्लॉज था कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को नियुक्त करते थे। ठीक, अब तो रिसेंटली अभी 2020 में खत्म हुआ है। ठीक है, तो अब जब अगला इलेक्शन होगा 2019 में तो उनका हुआ है, 2024 में जब इलेक्शन होगा लोकसभा के, तो फिर राष्ट्रपति जो है 2 लोगों को मनोनीत नहीं कर सकते। तो इसीलिए लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन थे, इसलिए उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो कि हम लोगों ने चर्चा की थी, जो कि साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, स्पोर्ट्स, मूवीज, इन सारी चीजों में कुछ अच्छा किया रहता है या समाज सेवा में। उन ऐसे प्रतिष्ठित या प्रख्यात 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो जिनको स्वयं राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। इसी प्रकार राज्य की विधानसभाओं में भी एंग्लो इंडियन या कोई भी सदस्य जो निर्वाचित होकर आएगा उसको वोटिंग में राष्ट्रपति वाले भाग नहीं देने का अधिकार है। लेकिन उपराष्ट्रपति तो किसी ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते नहीं है ना, कहां पर, संसद में। तो इसलिए उनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, इसीलिए उनके में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अच्छा, राज्य विधानसभा के कोई सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि राष्ट्रपति भी देते थे। क्यों? देखिए राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रधान है। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्र का प्रधान है ना। शासन के भी सभी कार्य उसी के नाम पर होते हैं, है ना। जब कभी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा लेते हैं, जिसमें उनके बिहाफ पर पूरा का पूरा शासन गवर्नर करते हैं। ठीक, लेकिन उपराष्ट्रपति का मैंने आपको बताया, उसका मेन कार्य क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। तो यहाँ कोई राष्ट्रपति ऐसी तुलना तो उनकी है नहीं। प्रोटोकॉल में भले ही वो सेकंड नंबर पे आते हो राष्ट्रपति के बाद, भाई भारत में सबसे ऊंचा प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का, देन वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन पावर्स और वर्क्स जो है वो बड़ी लिमिटेड है। वो इनका एकदम सिंपल राज्यसभा का सभापतित्व करना, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि उनके चुनाव में जो है किसी प्रकार से राज्य विधानसभाओं के मेंबर्स का रोल हो, या फिर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो वो वोट ना दें, क्योंकि ना तो उपराष्ट्रपति किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं और ना यहाँ पर उनका राष्ट्र विधानसभा में रोल है। तो सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक, हाँ, अगली चीज, चुनाव जो है उपराष्ट्रपति का वो बिल्कुल राष्ट्रपति के चुनाव जैसा ही होता है। गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा ही होता है। ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा ही होता है, एज इट इज जो कि राष्ट्रपति का होता है। तो चुनाव कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, एकल मत संक्रमणी पद्धति द्वारा, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम, बिल्कुल एज इट इज जो मैंने आपको राष्ट्रपति का चुनाव बताया था, बिल्कुल ऐसे ही। अगर कोई सीधा उपराष्ट्रपति की क्लास से जुड़ रहा हो तो वो राष्ट्रपति वाली क्लास में जाकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के, यानी जो उनका निर्वाचन है, उसको जाके समझ सकता है। मैंने बड़े इजी वे में एग्जाम्पल सहित आपको समझाया। ठीक, तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 66 का 1। ठीक, अब इसी में आर्टिकल 66(3) में उपराष्ट्रपति की योग्यता रखी गई है। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है ऐसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ लेता। ठीक,
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 लोग अनुमोदक और 50 लोग प्रस्तावक होते थे, है ना। आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो 50 लोग उसका अनुमोदन करते हैं और 50 लोग उसके प्रस्तावक होते हैं। यहाँ पर ये संख्या 20 है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 लोग अनुमोदक और 20 लोग प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक, तब जाके कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में। कम से कम 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। इनकी भी जमानत राशि 15,000 रुपए की होती है। और आपको बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में भी थी। और सेम जिसको 1/6 वोट नहीं मिलेगा लीगल वोट का, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक। मैंने आपको बताया था क्या प्रोसीजर होता। इसीलिए होता कि कोई भी ऐसे वैसे व्यक्ति ना खड़ा हो पाए। और लीगल वोट का जिसको 1/6 नहीं मिलेगा तो उसका ये 15,000 रुपीज डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको भी कुल पड़े वोट का 1/6 वोट मिल जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो भले ही चुनाव हार जाए, उसकी जमानत राशि वापस मिल जाएगी। तो अगर किसी भी कैंडिडेट की जमानत राशि जब्त हो जाती है तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, बोला जाता है कि जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया। हालांकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी बिल्कुल कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जैसे प्रेसिडेंट का होता है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। यानी जनता इसमें सीधा वोट नहीं देती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट देते हैं। तो जो संसद के सदस्य देंगे अर्थात जो एमपीज देंगे वोट, वो क्या है, एक तरह से जनता की चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके मत में जनता का मत है, ठीक। मानिए उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, मानिए चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ले लिया। अब लखनऊ से जैसे जो हमारे सांसद महोदय हैं, इस समय वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री जी भी हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। तो अब राजनाथ सिंह जी उपराष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको भी मत देंगे, ऐसा माना जाता है कि वह समस्त लखनऊ की जनता का मत है, क्योंकि लखनऊ की जनता ने मत देकर उनको चुना है। तो राजनाथ सिंह जी के मत में लखनऊ की जनता का मत अप्रत्यक्ष रूप से छुपा, ठीक। तो ये हुआ इनका सिस्टम। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है। ये आर्टिकल 66(1) में ये क्लॉज है। अनुच्छेद 66(3) में जो है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की अर्हता यानी एलिजिबिलिटी की बात है। उपराष्ट्रपति की अर्हता, भाई चुनाव में अगर खड़ा होना है तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की, उसकी बात हो रही है। तो भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी सबसे पहला बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसा, कम से कम 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हूं। भाई पहला तो भारत का नागरिक हूं, ये तो चलिए भाई क्लॉज है ही है। भाई भारत का नागरिक हो, शुड बी ए मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वह भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं। तीसरा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। अब कंपेयर करिएगा राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति में दोनों क्लॉज तो सेम थे, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूं, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पर यह था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। यहां क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, ठीक। और चौथा क्लॉज वही कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। ये 4 क्लॉज चाहिए होते हैं। अगर ये है तो फिर व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पहले तो ये एलिजिबिलिटी हो, फिर 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक हो, फिर जमानत राशि भरने के लिए भाई जो के पास इतना होगा उसके पास जमानत राशि के 15,000 रुपए तो होंगे, तो जमानत राशि 15,000 रुपए जमा करे, फिर वह चुनाव लड़ सकता है। और अगर जीत गया तो फिर वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक। तो क्लियर है इतना। तो ये तो हुई कुछ जनरल चीजें, ठीक, आर्टिकल 66। तो आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति को जो है वो शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या
इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी आपको उपयुक्त लगे उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 69 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 69 क्या कहता है भाई? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं भाई? भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 69 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को शपथ। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी इन्हीं को सौंप देते हैं। रेजिग्नेशन अगर उनको सौंपना हो तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप देते हैं वो। इसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति का चुनाव या किसी वजह से उनका पद खाली होता है। देखिए, उनका पद भी राष्ट्रपति की भांति, बस जैसे राष्ट्रपति की परिस्थितियां उत्पन्न होती थी वैसे खाली हो सकता है। जैसे समझिए, या तो उपराष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्यागपत्र सौंप दे, किसको? राष्ट्रपति को। तो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। पहला, अपनी इच्छा से त्याग दे। उनकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में भी पद उनका रिक्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करा लिया जाता है। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का कराया जाता है। लेकिन एक अंतर है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था कि राष्ट्रपति का पद किसी क्षण खाली नहीं रहता। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है, तब तक के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। यहाँ अगर किसी व्यक्ति को, यहाँ अगर ऐसे क्लॉज होता तो ऐसी परिस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो किसी को भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक, हाँ, 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करा लेने, लेकिन जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा वह पद खाली रहेगा। राज्यसभा का सभापति तो उपसभापति कर लेंगे, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। क्यों? क्योंकि भाई उपराष्ट्रपति का मेन कार्य ही वही है। ठीक, क्या? राज्यसभा का सभापतित्व करना। तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात 6 महीने के भीतर चुनाव तो करा लिया जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद किसी को भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये चीज ध्यान रख लीजिए। ठीक, सिंपल सी चीज है। ठीक, हाँ, तो ये हो गई दूसरा क्लॉज, भाई त्यागपत्र दे दिया या आकस्मिक मृत्यु हो गई। तीसरा क्लॉज मैंने बताया था राष्ट्रपति में कि भाई अगर वो कभी संविधान का अतिक्रमण करता है, अगर वो वायलेशन करता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन? प्रेसिडेंट। तो उस परिस्थिति में उसको आर्टिकल 61 के द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ इम्पीचमेंट का प्रोसेस कितना टफ होता है। सबसे पहले तो अगर कोई भी सदन जो राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाना चाहता है, उसमें उस सदन के कम से कम जो है 1/4 मेंबर को प्रपोजल देना पड़ेगा कि भैया हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाना चाहते हैं। 50 लोग के देने के पश्चात, ठीक, अगर वो कारण जायज लगता है ना, मानिए लोकसभा में रखा तो स्पीकर को लगा कि भाई हाँ ठीक क्लॉज है, इसकी वजह से लोग चलाना चाहते हैं, 1/4 मेंबर ने साइन किया, तो फिर वो परमिशन देते हैं। तो फिर 14, जब भी कार्रवाई की डेट पड़ेगी महाभियोग चालू होने की, उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग का जो है प्रक्रिया चालू हो गई है ना। फिर क्या होगा? फिर जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया 2/3 मेजोरिटी से वो पास करेगा। फिर सेकेंड हाउस में राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की अनुमति है, वो चाहे खुद आए चाहे अपने किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा रखवाएं। फिर उसके बाद उस राज्य यानी सेकेंड हाउस को भी 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं। उपराष्ट्रपति को अगर कार्यकाल से हटाना है तो राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से उनको हटाने का प्रक्रिया कर सकती है। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से, अपने कुल सदस्यों के बहुमत से उन्हें हटा सकती है। उन्हें क्या कर सकती है? हटा सकती है।
उन्हें हटा सकती है, लेकिन लोकसभा की भी सहमति इसमें आवश्यक है ना भाई। ऐसे नहीं है कि ठीक उन्होंने, लेकिन लोकसभा को भी अपने कुल सदस्यों के बहुमत से जो है इसका अनुमोदन करना होगा। लोकसभा को भी साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करना होगा कि भाई ठीक है। तो राज्यसभा ही सिंपल उससे हटा सकती है, पर लोकसभा की अनुमोदन की आवश्यकता है। ठीक, हाँ, यहाँ पर भी अगर राज्यसभा को हटाने की जब ये प्रक्रिया स्टार्ट करेगी तो उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी कि देखो आपको हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रक्रिया चालू होने वाली है, इस वजह से, क्योंकि आप संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो। तो राज्यसभा सिंपल मेजॉरिटी से जो है उनको हटा सकती है, और लोकसभा को उसका अनुमोदन करना है। लोकसभा जनरली फिर कर ही देती है अगर कोई क्लैश की स्थिति दोनों सदनों में ना हो तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति जो है अपने पद से हट सकते हैं, और फिर 6 महीने के पश्चात चुनाव होता है और नए उपराष्ट्रपति का। तो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति का कोई ऐसा स्पेशल कार्य नहीं है। ठीक, उनका मेन कार्य क्या है? राज्यसभा का सभापतित्व करना। ठीक है, आपको पता है भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक, आज तक भारत में 2 ही वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं ठीक, जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। अभी तक भारत में 2 ही उपराष्ट्रपति ऐसे हुए जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। ये तो पहले थे, और इससे जो पहले थे यानी वर्तमान में जो हमारे वेंकैया नायडू जी, इससे पहले यानी तकरीबन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति, ठीक, 11th नंबर के थे डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी जी ये भी जो है 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। तो ठीक है, दोनों ने 2 टेन्योर पूरे किए, 2 टेन्योर सिर्फ आज तक किए, 5 साल के 2 टेन्योर, यानी कि 10 साल तक रहे हैं। ठीक, 10 साल तक पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर हामिद अंसारी जी। बाकी आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारत के उपराष्ट्रपति, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, फिर वीवी गिरी साहब आए हैं, फिर गोपाल स्वरूप पाठक जी, वीडी जत्ती जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ऐसे करते हुए लोग आए। ठीक, तो हाँ, एक चीज और है भाई, कृष्णकांत जी ऐसे अकेले उपराष्ट्रपति रहे। ये कुछ फैक्ट है, कभी कभार आ जाते हैं। कृष्णकांत जी जो है वह भारत के अकेले वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जिनकी अपने कार्यकाल के मध्य में मृत्यु हो गई, अपने टेन्योर के बीच में ही इनकी डेथ हो गई, कार्यकाल के मध्य मृत्यु हो गई। ठीक, कृष्णकांत जी ऐसे रहे जिनकी अपने कार्यकाल के मध्य। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये पूरी तरह से आप समझ लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर का। तो आई होप उपराष्ट्रपति को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन आते हैं पुलिस में काफी। ठीक, बहुत ज्यादा उपराष्ट्रपति के चैप्टर में कुछ समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं था, कुछ सिंपल चीजें थी, उनको समझ लिया हमने। यहाँ तक कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, जहां से हमने ये प्रावधान लिया है, वहां से भी तुलना कर ली कि भारत के उपराष्ट्रपति में और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है। ठीक, तो अगला, जैसे हमने चर्चा की थी कि हम अगला चैप्टर आज देखेंगे इसी में, मंत्रिपरिषद। वैसे तो मंत्रिपरिषद का जिक्र अनुच्छेद 74 में किया गया और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 में, परंतु वास्तव में अनुच्छेद 74 और 75 को मिला के ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अक्सर हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती किसकी? वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक, तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक, तो आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की बात है, आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के पूरे। भाई प्रधानमंत्री है तो उन्हीं की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के बगैर मंत्रिपरिषद अधूरी है, मंत्रिपरिषद के बगैर प्रधानमंत्री अधूरा, तो दोनों एक दूसरे के पूरे। तो आइए अपने अगले और इम्पोर्टेंट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है
मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अलग तो नहीं पढ़ेंगे हम, दोनों इसको एक साथ करते हुए पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 52, 53 और 74(1) को जब आप मिला के पढ़ोगे तब एक्चुअल में राष्ट्रपति समझ में आता है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर पर में बताता है कि राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां जो है उसकी राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। और आर्टिकल 74(1) में होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। ठीक, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक, तो आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब मंत्रिपरिषद क्या करेगी? देखिए ये तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 74 में क्या, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए राष्ट्रपति जितनी भी, देखिए समस्त शासन के कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, परंतु राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र के प्रमुख हैं, परंतु वास्तव में शासन का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देते हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है। क्या क्या क्लॉज है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मंत्रिपरिषद शब्द को समझना अति आवश्यक है कि क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए मंत्रिपरिषद जो है वो एक वृहद लोगों का समूह, वृहद मंत्रियों का, ठीक, एक बड़ा समूह समझ लीजिए ऐसे, एक बड़ा समूह है मंत्रिपरिषद। ठीक, कुल 3 प्रकार के भारत में मंत्री होते हैं। ठीक, एक होते हैं तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा सेंटर में 3 प्रकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक, ऐसे समझते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर, जिसको आप हिंदी में राज्य मंत्री कहते हैं, केंद्र सरकार में भी। ठीक, राज्य मंत्री। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री होते हैं, उनमें से कुछ राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे दिया जाता है, तो इंडिपेंडेंट चार्ज। आप देखते होंगे कभी कभी किसी मंत्री के नाम के आगे लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक, इंडिपेंडेंट चार्ज।
क्या है अभी इसको देखते हैं। और एक तो फिर राज्य मंत्री है ही सिर्फ, ठीक, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर पहले संसदीय सचिव भी करके होते थे, अब वो सुनाई नहीं पड़ते हैं, ठीक, संसदीय सचिव जैसे। तो एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, एक होते हैं आपके डिप्टी मिनिस्टर, ठीक। अब देखिए मेन कार्य क्या है, मुख्य रोल क्या है। देखिए जो मंत्रिपरिषद है उसमें तीनों मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, जो अपने विभाग का प्रमुख होता है, हेड होता है, ठीक। मंत्रालय में सामान्यतः दो प्रकार के, एक तो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और एक उनका सहयोग देने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। एक उनका सहयोग देने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। जैसे मानिए गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय अगर कोई है तो गृह मंत्रालय है ना। इसलिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हमेशा किसी अपने बड़े विश्वसनीय व्यक्ति को और अपने बड़े विश्वसनीय सिपा सलार को ही बनाते हैं, है ना। अपने मंत्रिपरिषद के कुछ 3-4 विभाग ऐसे हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको अभी हम आगे देखेंगे, उसको इंटरिम कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम देखेंगे, समझेंगे क्या होता है ना। इंटरिम कैबिनेट में ये 3-4 विभागों के मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक, गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री। ये 4 जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है मिनिस्ट्री की। एक होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमेशा अपने कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री, अपने किसी बड़े ही खास, अपने किसी बड़े ही महत्वपूर्ण या बड़े इंपॉर्टेंट जो अपने सहयोगी होते हैं उन्हीं को ये पद दिए जाते हैं। अब देखिए गृह मंत्रालय हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। अब गृह मंत्रालय में अगर मैं आपसे पूछूं गृह मंत्री कौन है इसमें भारत के, तो आप सबको पता है कौन है, श्री अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि अपने गृह मंत्रालय के वो सर्वोच्च मिनिस्टर हैं, सुप्रीम, ठीक। नीति निर्धारण से लेकर सब चीजों में इन्हीं का वो है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर को जब भी, मानिए जैसे वर्तमान में CAA के तहत एक समस्या हो या फिर किसानों के बिल को लेकर एक समस्या हो, ठीक। अब मानिए चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं CAA के समय, चूंकि गृह मंत्रालय ने CAA का प्रस्ताव जो है वो पारित किया संसद में, गृह मंत्री जी ने, और उन्हीं के विभाग का है। अब देश में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया, कुछ गलतफहमियां हो गई कि भाई CAA के द्वारा जो है धर्म विशेष के लोगों को, मुस्लिम लोगों को देश से निकालने की बात है ना। ऐसा एक जो है भ्रम उत्पन्न किया गया समाज में, देश में तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न करने के लिए, ठीक। तो काफी जगह जगह पर धरने हो गए, है ना। दिल्ली में एक शाहीन बाग बड़ा चर्चित हुआ, फिर देखा देखी और भी एरिया में ऐसे शाहीन बाग जैसे कृत्य जो है वो होने लगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए अब प्रधानमंत्री, चूंकि देश में दंगे भी भड़क गए दिल्ली में और उत्तर प्रदेश जैसे कानपुर में और कई शहरों में जो है छिटपुट दंगे हुए, दिल्ली में वहां से तो अब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट लेनी है तो किससे लेंगे? सीधा गृह मंत्रालय से, कि भाई गृह मंत्री से, भाई बताओ क्या चल रहा है देश में और कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर सीधी बात किससे करते हैं? हमेशा गृह मंत्री से। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, वो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है। अब गृह मंत्री का सहयोग, चूंकि बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, तो गृह मंत्री का सहयोग देने के लिए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री भी होते हैं। जैसे इस समय जो है रेड्डी साहब है, गृह राज्य मंत्री कौन है? रेड्डी साहब है। अब उनका काम क्या है? वो भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर के सपोर्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सीधा गृह राज्य मंत्री से कुछ नहीं पूछेंगे, वो गृह मंत्री से पूछेंगे। तो गृह मंत्री को रिपोर्टिंग देनी, तो गृह मंत्री राज्य मंत्री से कहीं भाई देखो थोड़ा सा समझो, बताओ यहाँ के क्या पोजीशन है, क्योंकि बड़ा मिनिस्ट्री है, इंडिया बहुत बड़ा देश है, अकेले गृह मंत्रालय के लिए एक मंत्री के लिए संभालना मुश्किल होता है। तो एक सपोर्टिव मिनिस्टर होते हैं विच इज नोन एज राज्य मंत्री, ठीक। ये गृह मंत्री के हमेशा साथ में रहते हैं
और उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिनसे रिपोर्ट लेंगे वो गृह मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर से लेते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है उनकी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो जाती है। राज्य मंत्री की अपना जो है वो कई महीने 2 महीने में एक बार मीटिंग। अब इसमें आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये कौन होता है? देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है उनका क्या होता है काम? ये उस व्यक्ति को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का चार्ज दिया जाता है जिस विभाग में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक, यानी कि अगर किसी व्यक्ति कोई ऐसा मंत्रालय, जैसे अभी तो ऐसा नहीं है कोई इम्पोर्टेंट, पिछली बार खेल कूद मंत्रालय जो था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उसमें किसी कैबिनेट मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी। तो पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, फिर कुछ समय के लिए किरण रिजिजू को भी खेल मंत्री जो है बनाया गया था, उनको ही बनाया गया था। तो हुआ क्या, अब उसमें कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। ठीक, वहां पर अब जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो सेकंड मिनिस्टर कौन हुआ? स्टेट मिनिस्टर। तो राज्य मंत्री को अपॉइंट कर दिया गया। परंतु मैंने आपको बताया राज्य मंत्री कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोगी होते हैं, उनके अधीन रहकर उनको हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर था ही नहीं, तो फिर राज्य मंत्री किसको सहयोग करेगा, किसको हेल्प करेगा? तो इसी में एक पद बनाया गया है, मतलब पिछली बार से नहीं, पहले से ही है। राज्य मंत्री का ही पद होता है, बस उसका स्टेटस थोड़ा बढ़ा देते हैं, स्वतंत्र प्रभार। यानी अब राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं, इनको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। अब अगर लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को कुछ खेल मंत्रालय से जानकारी लेनी है तो वो सीधा स्वतंत्र प्रभार के मंत्री से ही लेंगे, राज्य मंत्री से, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई वहां है नहीं। तो फिर इस परिस्थिति में उनको सीधा राज्य मंत्री से बात करनी पड़ेगी। यानी कि होता क्या है, स्टेटस उनका स्टेट मिनिस्टर का है, उनकी सैलरी स्टेट मिनिस्टर्स की, परंतु पावर उनकी जो है कैबिनेट मिनिस्टर की। तो इंडिपेंडेंट चार्ज का जो व्यक्ति होता है उसका स्टेटस भले ही राज्य मंत्री का हो, उसकी सैलरी भले ही राज्य मंत्री की हो, परंतु जो उसका पावर होता है ना, जो उसका ऑरा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के समतुल्य होता है। और अगर कभी ऐसी परिस्थिति में जब किसी विभाग में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं और किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का चार्ज दिया जाता और प्रधानमंत्री को उनसे कोई जानकारी लेनी हो तो प्रधानमंत्री सीधा जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं उप मंत्री पर। देखिए, उप मंत्री इस समय आपको जो है वो दिखाई नहीं देते। ठीक, क्यों नहीं दिखाई देते? एक्चुअली पहले ये उप मंत्री का पद और ये सारी चीजें होती थी, परंतु अब नहीं। एक्चुअली उन्हें मंत्रालयों का पूरा चार्ज नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें मंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों को समझने का मौका दिया जाता है। प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों को समझने का मौका दिया जाता है कि समझिए। एक्चुअली आप सरल भाषा में बोलूं, ये भविष्य के मंत्री तैयार हो रहे होते हैं, समझने के लिए नियुक्त किया जाता है। सरल भाषा में इनको भविष्य के ठीक मंत्री के रूप में इनकी तैयारी हो रही होती है ना। इनको तैयारी मतलब एक तरह से नेट प्रैक्टिस कराई जाती है इनको कि भाई आओ देखो समझो कैसे होता है। क्या ऐसे ही किसी व्यक्ति को सीधा मंत्रालय नहीं दिया जा सकता ना। कोई नया, मानिए कोई 25 साल के भीतर ही लोकसभा का चुनाव जीत कर आ गया है ना, तो उसको उप मंत्री बना दिया गया है ना। हालांकि अब ये परंपरा दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक, पर वास्तव में उप मंत्री जो है पहले अपॉइंट होते थे। कुमारी शैलजा पहले जो है वो उप मंत्री के रूप में जो है राजीव गांधी की सरकार में हुई थी, और फिर बाद में जब यूपीए की सरकार आई तो पर्यटन मंत्री थी। ठीक, ये लोग पहले जब नए नए चुनकर आए तो उनको लगा दिया जाता उप मंत्री, ताकि देखें, मंत्रालय का चार्ज नहीं रहता, एक मंत्री के साथ लगा दिया जाता तो देखो कि कैसे मंत्रालय की संरचना होती है, कैसे मंत्री काम करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स क्या होते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्क्स क्या होते हैं, उनके पार्लियामेंट्री वर्क्स क्या होते हैं, तो वो देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नए लड़के का सिलेक्शन होता है ना, मानिए कोई एक नया रिक्रूट जब वो सिलेक्ट होकर आता है, IAS बनता है, IPS बनता है ना, SDM बनता है, DSP बनता है। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं IPS के लिए, ठीक, चाहे आप IPS ले लीजिए, चाहे आप PCS में DSP का पद ले लीजिए। अब कोई लड़का जो है वो DSP के रूप में सेलेक्ट हुआ और ट्रेनिंग कर आए, ठीक, या फिर IPS से कर गया, तो दोनों को DSP की पहली पोस्ट मिलती है। तो उनको सीधा पहले जो है सामान्य भाषा में उत्तर प्रदेश में DSP को हम लोग CO बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर।
एक सीओ के अंतर्गत में 4 से 5 थाने होते हैं, ठीक। तो अब सीधा ही उनको सीओ का चार्ज नहीं दे दिया जाता है, वो वहां से आते हैं तो उनको ट्रेनी सीओ बोला जाता है, ट्रेनी सीओ। और उनको पता है किसके साथ लगाया जाता है, उनको लगाया जाता है एक थाने में अटैच कर दिया जाता है। एक्चुअली वो आते हैं और वो रिपोर्टिंग करते हैं एसएसपी साहब के साथ, तो वो एसएसपी साहब के साथ रहते हैं, देखते हैं कि एसएसपी साहब कैसे काम कर रहे हैं। तो आप कभी भी अगर किसी नए ट्रेनी डीएसपी को आप देखें तो आप देखिएगा उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी रहती है, वो डायरी लेके चलते हैं और सारे कामों को लिख रहे होते हैं, ठीक। उनको बताया जाता है कि आप इसको, कप्तान साहब के साथ रहते हैं तो वो लिखते हैं। फिर कप्तान साहब क्या करते हैं, उनको पहले सीधे एसएसपी साहब जो है उनको ऑफिशियल वर्क समझाते हैं, यार देखो ऐसे मिला जाता है, ऐसे होता है, ऐसे जाया जाता है, ये सारी चीजों को नोट करो। फिर इनको किसी थाने में एक एसएचओ के साथ क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। फिर वो थाने से संबंधित कार्रवाइयां देखते हैं। देखिए वो है डीएसपी, लेकिन एसएचओ का भी काम संभालना है। क्यों? क्योंकि उनके अंडर में कम से कम, मैंने बताया ना, कम से कम 4 से 5 थाने होते हैं, तो 5 तो इंस्पेक्टर ही हो गए, एसएचओ हो गए, स्टेशन हेड ऑफिसर। तो समझे तो कि वो वर्क कैसे करते हैं, कैसे डीलिंग होती है, कैसे होता है, धाराएं कैसे लगती है, कैसी सारी चीजें, विवेचना कैसे तैयार की जाती है, सारा काम समझते हैं। तो 6 महीने जो है ये जब ये काम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर 6 महीने के बाद इनको एज अ सीओ यानी एज अ डीएसपी जो है इनकी पहली नियुक्ति हो जाती है। तो ट्रेनिंग करने के पश्चात भी 6 महीने जो है ये अटैचमेंट पे रहते हैं। तो एसएसपी साहब के साथ पूरा वर्क सीखते हैं, कितने लोग कैसे उनसे मिलने आते हैं। फिर वो थानों में जाके वर्क देखते हैं। भाई एक सीओ का काम क्या है, थानों को तो मैनेज करना है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि एसएचओ किस प्रकार से काम कर रहा है, थानों का संचालन किस प्रकार से क्या हो रहा है, तो कैसे काम कर पाएंगे, क्लियर। तो ऐसे ही उपमंत्री तैयार होते हैं। तो जो है ये है मंत्रिपरिषद, ठीक। तो मंत्रिमंडल में और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है ना। आर्टिकल 352 को छोड़कर संविधान में हर जगह मंत्रिपरिषद का ही जो है जिक्र किया गया। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल में कौन आता है, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स। जबकि मंत्रिपरिषद में ये तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, ठीक। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में एक अंतर भी होता है। भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, उनका स्तर ऊपर होता है, उनका पद, उनका वेतन, उनकी पावर सब ज्यादा होती है। राज्य मंत्री की थोड़ी कम, यानी मंत्रिपरिषद। अच्छा, मंत्रिमंडल एक छोटा समूह होता है। भाई कैबिनेट मिनिस्टर कितने होंगे, 20-25, ठीक। पहले क्या था, मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित नहीं थी, कोई कितने भी लोगों को नियुक्त कर सकता था। परंतु 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा अब सिर्फ लोअर हाउस का 15% ही लोगों को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लोगों को, सांसदों को नियुक्त किया जा सकता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, कितने भी लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन अब लोअर हाउस से मतलब है लोकसभा में टोटल मेंबर कितने, 545। तो 545 का 15% तकरीबन 80 प्लस 81 के आसपास निकल कर आएगा। 80 मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर, तो टोटल 81 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। पहले ऐसा कोई निश्चित नहीं था, तो कितने भी लोग हो सकते थे। तो खुश करने के लिए कितने भी लोगों को मंत्रालय का पद दे दिया जाता था, पर अब ऐसा नहीं है, ठीक। अब ऐसा नहीं है, अब 15% लोग ही जो है वो मंत्री अपॉइंट होते हैं, ठीक। तो अब आपने समझ ली मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उसमें 2 कैटेगरी, राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, और उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर, ठीक। यही मंत्रिपरिषद जो है क्या करती है, अनुच्छेद 74 के तहत, जहां हमने लिखा था राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए इस मंत्रिपरिषद की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, ठीक। तो कुछ कार्य होते हैं, ठीक, जो राष्ट्रपति जो है को सलाह दी जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो मैंने एक तो आपको बताया ही था कि राष्ट्रपति सारे काम किसकी सलाह पर करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक। हालांकि राष्ट्रपति एक बार ही सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस लौटा सकते हैं। सिर्फ एक बार उनकी सलाह को वापस लौटा सकते हैं। अगर
वापस मंत्रिपरिषद ने उस सलाह को भेज दिया बिना किसी संशोधन के, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकारना ही होता। दूसरा, अगर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है उसकी जांच किसी कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आ चुका है। ठीक, वो तो आपको पता है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को दी गई मंत्रिपरिषद की सलाह की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई कोर्ट जो उन्होंने एडवाइस दी है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। ठीक, इतनी छूट दी गई है। भाई उन्हीं की सलाह पे कार्य करेंगे, है ना। एक बार से पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, दूसरी बार वो भी नहीं, है ना। इसके अलावा भी कुछ जो है वो कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75(1) के तहत, आर्टिकल 75(1) के तहत मैंने बताया था आपको कि 74 और 75 को हम मिला के पढ़ेंगे, अलग तो पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के बगैर मंत्रिपरिषद अधूरी है और मंत्रिपरिषद के बगैर प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, हमको पता है, आपको, है ना। भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक। लेकिन ये तो नहीं किसी को भी जिसको मन किया कर दिया, नहीं। जब लोकसभा के चुनाव में जो भी दल जो है जिसके पास बहुमत होगा, उस संसदीय दल का नेता, उस दल ने जिसको अपना नेता चुना होगा, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य चुना होगा, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगला क्या है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हालांकि देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि वो खुद ही कर दे रहे हैं, जिसको जो दल चुन कराया, जो उसको अपना जो लीडर चुन लेगा, जैसे मानिए वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको आप हिंदी में राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये चुनकर आया। तो राजग जो है वो किसको मतलब जब एनडीए को बहुमत मिला तो एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने संसदीय दल का नेता चुना, अर्थात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुना। तो अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएंगे, ठीक। अब ऐसा नहीं कि वो किसी और को पकड़ लें कि नहीं भाई हमारी तो मोदी से चिढ़न है, हम उनको नहीं किसी और को अपॉइंट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री से जो वो है, हाँ, एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्ति को प्रयोग कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स का। कब? मानिए किसी भी दल को कोई बहुमत मिला ही नहीं, ठीक, यानी एक त्रिशंकु जैसी सरकार बन गई ना, हंग असेंबली, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक। और मैंने क्या बताया, हमेशा राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेंगे? जो भी बहुमत दल का जिसको मेजोरिटी मिली। अब यहाँ तो किसी को मेजोरिटी मिली नहीं, तो अब क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक के आधार पर किसी को भी प्रधानमंत्री की शपथ दिला सकते हैं और फिर उस व्यक्ति को एक निश्चित समय, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का समय दे सकते हैं कि भाई 15 दिन के अंदर आप बहुमत सिद्ध करिए कि आपके पास बहुमत है। बहुमत तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ ऐसी परिस्थिति में, कब? जब एक हंग असेंबली बनी हो तब, या फिर प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। और ऐसी स्थिति में तो क्या होगा? जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी तो मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाती है। देखिए, कोई एक मंत्री त्याग पत्र दे देगा तो मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म। या प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? विघटित। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री, अगर जिस दल के पास बहुमत है और उसने अपना कोई प्रधानमंत्री के रूप में किसी कैंडिडेट को नहीं बताया राष्ट्रपति को, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक पर किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, फिर उसको मेजोरिटी पेश करनी होगी। हुआ है। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, आपको पता है इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी, ठीक,
1984 में उनके ही सोल्जर्स के द्वारा, उनके ही बॉडीगार्ड्स के द्वारा। तो अब एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ने खुद ही राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने संसदीय दल का नेता चुना, पहले ही कर दी क्योंकि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके अलावा जब पहली बार जो है ये जब मोरारजी देसाई की सरकार को गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार, तो फिर नीलम संजीवा रेड्डी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने विवेक के आधार पर चौधरी चरण सिंह को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी। अब चौधरी चरण सिंह जी को एक समय दे दिया गया कि भाई एक निश्चित समय के भीतर आप अपना बहुमत सिद्ध कर लें। ठीक, तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। इसके अलावा बहुत बार किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया है, अब पीवी नरसिम्हा राव जी को किया गया है, आई.के. गुजराल जी को किया गया है, एस.डी. देवेगौड़ा जी को किया गया है। तो बहुत लोगों को ऐसे ही राष्ट्रपति ने अपने विवेक के अधिकार आधार पर नियुक्त किया और उनको बहुमत सिद्ध करने का फिर तत्पश्चात मौका दिया जाता है। हालांकि समान परिस्थिति में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता है किसी दल को, तो सामान्यतः राष्ट्रपति जो है, जो बड़ा दल होता है यानी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, भाई लोकसभा का बहुमत कितना है 272, मानिए किसी को 272 नहीं मिली, हो सकता है एक को 210 सीटें मिली है ना, एक को 190 मिली है, एक को 180 मिली, ऐसे कर सकते। तो राष्ट्रपति अमूमन, अब चूंकि 272 तो नहीं मिली किसी को, तो राष्ट्रपति जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली, मानिए किसी को 210 सीटें मिली है सबसे ज्यादा वाले को, तो राष्ट्रपति अमूमन पहले उसी दल को आमंत्रण देते, निमंत्रण देते कि भैया आइए सरकार बनाइए। ठीक, अमूमन जर्नली। लेकिन ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति कंपलसरी नहीं कि उसी को बुलाए, वो किसी भी दल को बुला सकते हैं जिसके पास हो सकता है उससे कम सीटें हो, उसके दल को आके प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दे और फिर बोले कि भाई आके बहुमत सिद्ध करो। ठीक, ये राष्ट्रपति का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आप समझ गए ये सारी चीज। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। देखिए, मंत्री दो शपथ लेते हैं। एक तो जो है अपने पद की शपथ लेते हैं, मंत्री जितने भी मंत्री होते हैं वो दो शपथ लेते हैं, एक पद की और एक गोपनीयता की। भाई जो भी उनको पद मिला है उसका ईमानदारी से जो है उस पद को निर्वहन करेंगे। दूसरा, गोपनीयता की शपथ, कोई सीक्रेसी आउट नहीं करेंगे। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आया, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार ने अपना बहुमत खोया तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? खत्म। यानी अगर लोकसभा में बहुमत खत्म तो सरकार खत्म। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया, मंत्रिपरिषद किसके रूप में उत्तरदायी थी? लोकसभा के। अब देखिए, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य न हो? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, मंत्री ही नहीं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है जो दोनों में से किसी सदन का सदस्य ना हो। लेकिन 6 माह के भीतर, 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को किसी एक सदन का यानी कि चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। सदस्य निर्वाचित होना
पड़ेगा। ठीक है, ये एक जो है इंटरेस्टिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में पहले देखते हैं। जब 2004 में यूपीए की सरकार आई, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, ठीक, सप्रंग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको सरल भाषा में इस पे सबसे बड़ा दल था कांग्रेस। ठीक, तो 2004 में जब कांग्रेस पार्टी जीत कर आई तो ये हुआ भाई सोनिया गांधी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। बिल्कुल शपथ ग्रहण का समारोह और सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। लेकिन अचानक कुछ सर्कमस्टेंसेस बदले। राजनीति में ऐसे ही होता है, राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से जो है घटता बढ़ता रहता है, बड़ी तेजी से बदलता है। जितनी तेज ऋतुएं नहीं बदलती उतनी तेज राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं। इसीलिए बोला जाता है राजनीति में कभी कोई किसी का स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होता। ठीक, और भाग्य क्या होता है, ठीक, वो यहीं से समझ में आ जाता है। सोचिए 2004 की कैंपेनिंग चल रही है, किसी को नहीं पता था कौन, किसी को पता मतलब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं या प्रधानमंत्री कैंडिडेट। इवन वो तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। ठीक, तो ऐसे ही थे। लेकिन अचानक राजनीतिक प्रदर्शन बदला, पता नहीं क्या हुआ बैकग्राउंड में कि सोनिया गांधी जी जो है फिर भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन पाई शपथ ग्रहण से पहले। और फिर नाम सजेस्ट हुआ भाई कौन बनेगा, तो सबको लगा कि भाई अगर सोनिया गांधी नहीं बनेगी तो फिर सबसे बड़ा नाम उस समय कांग्रेस पार्टी में जो है एक बहुत ही पुराने और कद्दावर नेता, काफी नेता थे वहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े, लेकिन लगा भाई सबसे ऊपर जो नाम चल रहा था वो नाम था हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी। तब तो नहीं थे, तब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। किसका नाम था? प्रणब मुखर्जी। भाई लगा अगर सोनिया गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी तो कौन बनेगा? प्रणब मुखर्जी बनेगी, है ना। प्रणब मुखर्जी नहीं बनेंगे तो हो सकता है भाई चिदम्बरम जी को बना दिया जाए, वो नहीं बनेंगे तो शिवराज पाटिल को बना दिया जाए, वो नहीं बनेंगे तो कपिल सिब्बल, मतलब बहुत लोग लंबे लाइन थे। गुलाम नबी आजाद साहब थे। लेकिन एकदम से एक नाम निकल कर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं, 1991 में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, लेकिन वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। और मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा प्रधानमंत्री होता है वो भारत का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता है। हमेशा प्रधानमंत्री सदन के निचले सदस्य यानी लोकसभा का नेता होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो प्रधानमंत्री को भी उत्तरदायी होना पड़ेगा लोकसभा के प्रति, भले ही वे लोकसभा का सदस्य हो या ना हो। एक सदस्य के रूप में वो उसी सदन का उत्तरदायी होगा जिसका वह सदस्य है, लेकिन एक मंत्री के रूप में वह उत्तरदायी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो मनमोहन सिंह जी जब आए तो उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और 6 माह के भीतर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। असम से चुनकर आ गए वो। तो मनमोहन सिंह जी 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और कहां से चुनकर आए? वो चुनकर आए असम से। ठीक, तो कोई व्यक्ति 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य उसको निर्वाचित होना पड़ेगा। तो अगर वो सदस्य नहीं है तो भी हो सकता है। अब आइए आज 2019 के चुनाव हुए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? श्री एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी जो आईएफएस ऑफिसर रहे, अमेरिका में भारत के राजदूत रहे, बड़े कुशल डिप्लोमेट रहे। अब चूंकि कुछ मोदी गवर्नमेंट को लगा होगा इसमें एनडीए 2.0 में, मोदी गवर्नमेंट 2.0 में, भाई अब बोला जा रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट, मोदी अब की बार मोदी सरकार, तो इस बार की जो एनडीए की गवर्नमेंट आई है 2.0 बोला गया 2019 में, लगा होगा कुछ फॉरेन पॉलिसी में किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति की जरूरत है। तो देखिए एस जयशंकर जी को क्या किया गया? रक्षा मंत्री, भारत का विदेश मंत्री अपॉइंट किया गया। अब एस जयशंकर जी तो कोई चुनाव लड़े नहीं थे, है ना, तो सीधा इनको विदेश मंत्रालय दिया गया। किस स्थिति में? अब ये तो किसी सदन के सदस्य थे नहीं, लेकिन वही क्लॉज कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे सदन के 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। तो फिर एस जयशंकर जी बाद में राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हो गए 6 महीने के भीतर, लेकिन उनको अपॉइंट तो किया ही गया। ठीक, तो ये कुछ जो है मंत्री बनने के लिए क्लॉज है। इसके अलावा संसद के किसी भी
सदन का अगर कोई राजनीतिक दल का सदस्य अगर दल बदल करता है तो ऐसी स्थिति में वो जो है व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अनुच्छेद 77 के द्वारा, आर्टिकल 77 के द्वारा, ठीक, जो है भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिक शक्तियां हैं, भाई आर्टिकल 77 में लिखा गया कि भाई राष्ट्रपति जो है वो भारत के यानी राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, समस्त सरकार की कार्रवाइयां भी उनके नाम पर होती हैं, परंतु वास्तव में वो भारत के वास्तविक शासक प्रमुख नहीं है। यानी कि एक प्रकार से राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र प्रमुख तो है लेकिन शासन प्रमुख नहीं है। ठीक, गौर करिएगा, वह राष्ट्र प्रमुख है, शासन प्रमुख है। शासन प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक, इसीलिए लिखा गया है कि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक, हालांकि मंत्रिपरिषद का दायित्व है आर्टिकल 78 के द्वारा कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो है स्वयं सारी कार्रवाइयों की सूचना देंगे। मंत्रिपरिषद जो भी कार्य कर रहा है ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है, पीएम का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की समस्त कार्रवाइयों से सूचित करें, बताएं कि क्या क्या किया। मंत्रिपरिषद की समस्त कार्रवाइयों को बताएं, है ना, कि भाई क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या काम हम कर रहे हैं। ठीक, सूचित करें। ठीक, तो ये उन्हीं का रोल है। ठीक, तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है अब ये मैंने आपको बाकी बताया कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, इसी प्रकार प्रधानमंत्री मैंने बताया आर्टिकल 75(1) के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री जो है वो उनकी सलाह से मंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक, वो ही सलाह करते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी मंत्री को हटा नहीं सकते। मैंने क्या लिखा है? मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं लेकिन अपनी इच्छा से किसी मंत्री को वो हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री जब उनको रिकमेंड करेंगे कि भाई इस व्यक्ति मंत्री को हटा दे तो फिर हटाना पड़ता है। ठीक, एक मंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मंत्री के त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, इसीलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की धुरी बोला गया, शासन की धुरी। ये जितने मंत्री हैं उसके अर्ध गिर्द घूमते रहते हैं। बोला गया है कि अगर मंत्रिपरिषद जो है वह ग्रह है तो प्रधानमंत्री सूर्य है ना। ज्योग्राफी में उन्होंने देखा है कि सारे जो प्लैनेट्स होते हैं, सारे जो मंत्री होते हैं वो किसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं? सूर्य के। इसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री शासन की धुरी है तो ये सारे मंत्री ग्रह है जो प्रधानमंत्री के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा से किसी राष्ट्र मंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है और उनकी इच्छा से किसी को बर्खास्त किया जा सकता है। अब देखिए, पिछली बार कई लोग मंत्रालय में शामिल थे जो इस बार नहीं है। ठीक, मंत्रालय में भी फेरबदल किया गया। पिछली बार गृह मंत्री कौन थे? श्री राजनाथ सिंह जी। अमित शाह पिछली बार जो है मंत्रिपरिषद में नहीं थे, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, वो तो बीजेपी के अध्यक्ष थे। इस बार अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दिया गया सीधा लाके, राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दिया गया। ठीक, पिछली बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी थी। वित्त मंत्रालय अरुण जेटली जी को दिया गया था, अरुण जेटली जी का चूंकि देहांत हो गया इस बार, है ना। तो विदेश मंत्रालय में भी कोई एक्सपर्ट चीजें चाहिए। चूंकि पिछली बार सुषमा स्वराज जी थी, बड़ी काबिल थी, तो अब सुषमा स्वराज जी बहुत ही योग्य थी, तो सुषमा स्वराज जी का भी निधन हो गया। तो इस बार एस जयशंकर जी को विदेश मंत्रालय में लाया गया, गृह मंत्रालय अमित शाह जी को दिया गया, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया और वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री के व्यय पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री के नाम पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता है। ठीक, तो ऐसा होता है। ठीक, हालांकि अमूमन जो भी जितने भी लोग प्रधानमंत्री होते हैं, मोस्टली लोग जो है वो आप ये समझ लीजिए कि वो लोग जो है मोस्टली लोग लोकसभा से ही चुनकर आते हैं।
क्योंकि जो सब लोकसभा के चुनाव एक तरह से माना जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव, है ना। आप देखिए वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हुए या इससे पहले 2014 के हुए, आप देखिए एक व्यक्ति के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था। अब की बार मोदी सरकार, है ना। चुनाव किसके थे? लोकसभा के। हर व्यक्ति अपने अपने संसदीय क्षेत्र से सांसदों को चुन रहा है, लेकिन आप देखिए पूरा चुनाव एक व्यक्ति के नाम, है ना। कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? मोदी जी। एक जबरदस्त आकर्षण प्रधानमंत्री प्रति, भाई फैन फॉलोइंग है उनकी, लोगों को पसंद करते हैं। मैं आप आसान नहीं है अगर एक व्यक्ति निकल कर आते हैं महामारी के दौर पर बोल देते हैं कि आप दीपक जलाएं, लोग बिना दिवाली के दीपक जला रहे हैं। आप सोचिए कितना ट्रस्ट है लोगों को, क्योंकि इसीलिए सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है ना। उन्होंने बोला थाली बजाइए, लोगों ने थाली बजाई। ये विश्वास है लोगों का अपने प्रधानमंत्री के प्रति। नोटबंदी हुई, लोगों ने सहर्ष स्वीकारा। जीएसटी हुई, लोगों ने सहर्ष स्वीकारा उस कष्ट को। पैंडेमिक में उन्होंने बोला कि यार घर के अंदर रहो, है ना। लोग रहे, सपोर्ट किया लोगों ने, सब ने, छोटे बड़े गरीब अमीर, इस देश में हर व्यक्ति ने। ये होता है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता है। और चूंकि चुनाव तो लोकसभा के ही होते हैं, इसलिए अमूमन व्यक्ति लोकसभा से चुनकर आते हैं। हालांकि कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जो राज्यसभा से चुनकर आए, है ना। कौन कौन? एक बार स्वयं इंदिरा गांधी जी, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ी लोकप्रिय जो है भारत की प्रधानमंत्री रही है, लंबे समय तक रही है, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो राज्यसभा से चुनकर आई थी, वो चुनाव में हार गई थी। ठीक, तो कब? इंदिरा गांधी जी 1966 में, लिख लीजिएगा। पीएम जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए, अमूमन सारे लोकसभा से होते हैं। मोदी जी भी देखिए दोनों बार कहां से है? बनारस से, है ना। दोनों लोकसभा बार वहीं से। तो इंदिरा गांधी, भाई JL नेहरू तो इलाहाबाद से आते थे। 1966 में इंदिरा गांधी जी जो है वे कहां से आए? राज्यसभा से। इसके बाद देवगौड़ा जी, ठीक, HD देवगौड़ा जी, 1996 में देवगौड़ा जी। फिर मनमोहन सिंह जी, आपको पता है 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह जी, 2004 और 2009, दोनों बार वो असम से लोकसभा सदस्य रहे। अच्छा, कुछ ऐसे भी मंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं पहले और बाद में प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन आ सकता है, अब तक कुल 6 ऐसे व्यक्ति जो हैं वह रहे हैं जो पहले कभी प्रधानमंत्री थे और बाद में पहले कभी सीएम थे और बाद में क्या बने? पीएम। सीएम टू पीएम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आज तक कितने लोग ऐसे रहे? तो 6 लोग रहे। सबसे पहला नाम मोरारजी देसाई, ये बॉम्बे के सीएम थे, बाद में आपको पता है देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह जी, अभी इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ हवाई अड्डे का नाम रखा गया, चौधरी चरण सिंह जी। इनके पुत्र थे अजीत सिंह जी, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय लोकदल। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, मुश्किल से 10 या 15 दिन पहले। ठीक, तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, VP सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। VP सिंह जी ये भी प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव, ठीक, आंध्र प्रदेश के PV नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। HD देवगौड़ा, ये हरदनहल्ली डोड्डेगौड़ा देवगौड़ा जी, ये कर्नाटका के CM रहे थे। ठीक, और अंतिम में नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात के CM रहे थे। तो ऐसे 6 लोग जो कभी मुख्यमंत्री रहे हैं भारत के, वर्तमान में जो है भारत के प्रधानमंत्री पद को संशोधित जो है उन्हें सुशोभित किया। तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि कितने लोग भारत में ऐसे रहे हैं जो भारत में मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। तो ऐसे 6 लोग रहे। ठीक, ऐसे 6 लोग रहे, है ना।
मुलायम सिंह जी बनते बनते रह गए थे एक बार, ठीक। तो अगर वो होते तो 7 बार हो जाते, चूंकि मुलायम सिंह जी बन नहीं पाए थे उस समय, ठीक। तो प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया उनकी कुछ कार्य शक्तियां होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो है या विदेश नीति में प्रधानमंत्री की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उनकी सलाह पर कोई मंत्री जो है मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक। प्रधानमंत्री स्वयं हमेशा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक। वे स्वयं पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ चीजें, बाकी मैंने आपको बताया वो हर मंत्रालय को, हर मिनिस्टर को अपनी मर्जी से मंत्रालय आवंटित कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरली जो चीजें थी वो आपकी वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संबंधित। तो ये सारी चीजें थी। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।